नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए टीचिंग मैथडोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आई हूँ। आज मैं आपके सामने माइक्रो टीचिंग लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो टीचिंग पे ही डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन दिया था कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसको किसने इंट्रोडक्ट किया था। फिर से मैं बता देती हूँ, माइक्रो टीचिंग जिसको हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं, ये एक शिक्षण कौशल, अभ्यास भी बोल सकते हैं इसको, या प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। ये प्यूपिल टीचर्स के लिए बनाई गई है, छात्र अध्यापक के लिए बनाई गई है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से ही तैयार करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है टीचरों की। ये आपके कॉलेज में जेवीटी बीएड करने के दौरान होता है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप किस तरीके से अपने कौशलों को निखार सकते हैं और पढ़ाने के लिए किन किन कौशलों की आवश्यकता होती है। इसे सबसे पहले एलन ने इंट्रोडक्ट किया था 1963 में, और इंडिया में इसको इंट्रोडक्ट करने का जो श्रेय जाता है वो डीडी तिवारी का जाता है 1967 में। ठीक है, इसको एलन ने इसमें 14 स्किल्स दी है। ठीक है, और अगर हम लोग कोर करिकुलम के वे में देखें या कोर स्किल्स के वे में देखें तो कोर स्किल्स केवल मात्र 7 होती है। तो आज मैं आपको एलन के स्किल्स के बारे में बता रही हूँ। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट वाली, वो देख लें। आज मैं उसके आगे की क्लियर करवा रही हूँ टॉपिक, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। इसके स्किल्स हैं, हर किसी ने अलग अलग स्किल्स दी हैं। तो आज मैं आपको जो स्किल्स बताने वाली हूँ वो एलन के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। तो इस स्किल्स में एलन ने 14 स्किल्स दी हैं। कितनी स्किल्स दी हैं? 14 स्किल्स दी हैं। और एलन ने ये 1963 में दी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूएसए में इसको दिया गया था। ठीक है, इंट्रोडक्ट किया था। सबसे पहली स्किल कौन सी है? अच्छा, कौशल क्या होते हैं पहले ये बता देती हूँ। कौशल भी समझना जरूरी है। कौशल का मतलब होता है कि इंसान का वह गुण जो कि वो जानता तो है, नॉलेज तो है, क्योंकि हर दुनिया में जितना भी व्यक्ति आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें हर किसी में ना कोई ना नॉलेज होता है, किसी न किसी चीज़ को वो बहुत अच्छे से जानता है। बट क्या अगर मैं कहूँगी कि गाना तो हम भी जानते हैं, पर क्या लता मंगेशकर की तरह जानते हैं? क्या हम लोग क्रिकेट खेलना भी जानते हैं, पर क्या सचिन तेंदुलकर की तरह खेल पाते हैं? इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी कलाओं से पूर्ण होते हैं, बट वो कला एक ऐसी क्षमता को क्रॉस कर जाता है, ऐसी लिमिट को क्रॉस कर जाता है जो अपने आप में दूसरों के पास नहीं होती। होती तो सबके पास है, बट एक निपुणता का होना, एक परफेक्शन का होना। इसका मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं और वो कार्य अपनी क्षमता का प्रदर्शन, उस पैरामीटर, उस क्षमता का प्रदर्शन एक लिमिट तक करता है, एक लिमिट को क्रॉस कर देता है। अपना प्रदर्शन, अपने गुणों का विकास इस तरीके से करता है कि सामने वाले पर भी उस कौशल का प्रभाव उतना ही पड़े। तो उसको हम क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। टीचिंग सबको करते हैं, सबका तरीका अपना अपना होता है। तो टीचिंग करने का जो तरीका है वो आपका कौशल है। इसका मतलब आपकी स्किल है। बट किसी की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, तो किसी की और कुकिंग की स्किल अच्छी होती है, तो किसी डांसिंग की, तो किसी की किसी भी तरीके की स्किल, जो भी आप कार्य करते हो वो सब आपके स्किल्स हैं। अब मगर उस कार्य में जब आपकी निपुणता या फिर आप बेस्ट परफॉर्म करने लग जाते हो, जिससे कि दूसरों पर भी अपना प्रभाव डालने लग जाते हो, तो वो आपका कौशल कहलाता है। तो एक टीचर के लिए कौन कौन से कौशलों का होना जरूरी है और उन कौशलों से टीचरों को क्या फायदा होता है, आज उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन भिन्नता। इसका मतलब क्या है? स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने थॉर्नडाइक में भी सुना होगा, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में सुना है, स्किनर की थ्योरी में सुना है, पैवलॉन की थ्योरी में सुना है। हर किसी की थ्योरी में हम लोगों ने स्टिमुलस के बारे में सुना है, उद्दीपन के बारे में सुना है। पर ये होता क्या है? उद्दीपन का मतलब होता है कि जब हम कोई समस्या किसी के सामने रखते हैं और सामने वाला उस समस्या से समाधान करने के लिए, या समस्या का समाधान करने के लिए, या उस समस्या को फेस करने के लिए जिस तरीके से अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है, वो उस समस्या को समाधान करने के लिए लाता है। इसका मतलब समस्या ही नहीं होगी तो वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएगा।
तो हर इंसान, हर बच्चे, हर शिक्षक, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। इसका मतलब समस्या का होना ज़रूरी है। समस्या क्या है? हर जगह समस्या ही नहीं होगी, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसी टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, वो हमारे लिए क्या है? समस्या है। जब तक हम अपना टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम उसके पीछे लगे होते हैं। तो स्टिमुलस सेम यही काम करता है। तो इसका मतलब जब क्लास में शिक्षिका पढ़ाने जा रही है तो अपने स्टिमुलस में क्या रहे? वेरिएशन रखे, भिन्नता रखें। इसका मतलब हमेशा बच्चों के अंदर तत्परता पैदा करने के लिए समस्याओं का चुनाव बहुत सटीकली करें कि कौन सी समस्या का चुनाव बच्चों के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुकता पैदा करता है, रुचि पैदा करता है, तत्परता पैदा करता है। जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेस्टेड होगा, रेडीनेस उसमें जितनी ज़्यादा होगी, उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव आपका स्टिमुलस होगा, जितनी ज़्यादा समस्या अच्छी होगी, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा विकसित होगी। तो शिक्षक को अपनी स्टिमुलस वेरिएशन में भिन्नता रखनी चाहिए ताकि समय समय पर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर वो उन समस्याओं का चुनाव कर कर बच्चों को दे सके, ताकि बच्चों को शिक्षण जो करा रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति भी हमें पूर्ण रूप से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर हम किसी भी क्या करते हैं, सेट इंडक्शन को तुम इंट्रोडक्शन स्किल के नाम से भी जानते हो। इसका मतलब कह सकते हैं प्रस्तावना कौशल। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले शिक्षक जब कक्षा में जाती है तो कक्षा में जाने के दौरान वो क्या करती है, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसको इंट्रोडक्ट करती हैं। इंट्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि तुमने देखा होगा कि दुकान हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो दुकान कब जाने का मन करता है? जब वहाँ पे जब उसको देखकर हमारा मन करे कि वाह बाहर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, या फिर हम लोग कुछ खाने की वैरायटी की शॉप पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम देखते हैं बाहर की चीज़ों को देखकर अनुमान लगाते हैं कि अंदर कैसी चीज़ें होंगी, या इंटरेस्ट क्रिएट होता है वहाँ जाने का। या फिर आप देखे होंगे सेल लगी हुई है, 50% ऑफ है, तो ये एक अट्रैक्शन का पार्ट है कि हम जाकर वहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है हमारा, उन चीज़ों को देखकर सुनकर, तो हम जाने की कोशिश करते हैं। सेम टीचर का काम यही होता है कि पाठ को पढ़ाने से पहले उसको अट्रैक्ट करें, इंटरेस्ट क्रिएट करें, पर किस तरीके से करें, उस करने के तरीके को ही हम सेट इंडक्शन स्किल के नाम से जानते हैं, या प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्शन स्किल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब पाठ को पढ़ाने से पहले उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताना जो बच्चों के अंदर उस पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक सोच उत्पन्न कर सके, और बच्चे को पढ़ना ना भी हो तो भी पढ़ने के लिए उसके अंदर एक उत्सुकता आ जाए, एक क्यूरियोसिटी आ जाए कि क्या होगा पाठ में, कौन कैसे क्या करेगा, किस तरीके का इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, एंड क्या होगा, या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी को हम लोग सेट इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो एक बहुत बड़ी स्किल होती है कि टीचर क्लास में जाके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे कि बच्चे का दिल ना भी करे पढ़ने का, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट है क्लोजर। इसका मतलब है समीपता। हमेशा ध्यान रखना है हमें, जो भी पढ़ाना है, पढ़ाने के दौरान शिक्षक और स्टूडेंट में तो क्लोजिंग होनी चाहिए, एक समीपता होना चाहिए, ताकि वो उसकी समस्या को समझ सके, और टीचर ऐसा होना चाहिए कि उसे बताने की ज़रूरत ही ना पड़े कि बच्चे को समस्या कहाँ है, वो अपने एक अनुभव के आधार पर ज्ञात कर ले कि बच्चे को कहाँ कहाँ कठिनाई हो सकती है, और कहाँ कहाँ मुझे किस तरीके के उदाहरण देने हैं जिससे कि बच्चे को समस्या आए ना। इसके साथ साथ आप जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उसमें उसका बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, बच्चों के साथ उसको जोड़ सके, उनके वास्तविक अनुभव को जोड़ सके, उनके जीवन की चीज़ों को कनेक्ट कर कर उदाहरण प्रेजेंट कर सकें, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, ताकि शिक्षक और छात्र दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट में भी समीपता हो और अंडरस्टैंडिंग में भी क्लोजिंग हो। ठीक है। नेक्स्ट है टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल। साइलेंस एंड वर्बल मतलब समझते हो आप लोग। एक तो हमें कभी कभी क्लास में क्या होता है कि हमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बोलकर पढ़ाई जाए, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे स्किल्स होती हैं जिससे हम सामने वाले को इफेक्ट कर सकते हैं बिना बोले और बिना किसी प्रकार का बिहेवियर किए। एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को याद होगा जब क्लास में आप पढ़ते हो तो कई बार टीचर ऐसे आपको घूर कर देखती है, तो आप समझ जाते हो कि हम बात कर रहे हैं तो मैम देख रही है। उसी तरीके से बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हो तो मैम अचानक पढ़ाते पढ़ाते चुप हो गई, इससे भी आपको समझ आ गया कि नहीं
मैनिपुलेट हो रही हैं, या फिर किसी भी तरीके का कई बार हम क्लास में ऐसी स्किल्स को अपनाते हैं। जैसे कि बस मुझे याद है हमारी क्लास में एक टीचर थे, वो पढ़ाने आते थे और सभी मैथ के टीचर थे वो, और जैसे ही क्लास में आते थे तो किसी एक को पकड़कर खूब पीट देते थे अच्छी तरीके से, दे दनादन। तो जितने और बच्चे थे वो आगे बदमाशी करने की नहीं सोचते थे। ऐसा क्यों करते थे टीचर? क्योंकि वो इसलिए करते थे कि अगर मैं एक को पीट दूंगा तो वो जो है 40 वो अपने आप सेट हो जाएंगे। इसका मतलब हम लोगों को समझ आता था कि अगर हमने किया तो हमारा भी नंबर आ सकता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते थे कि हाँ साइलेंस हो जाते थे। इसका मतलब टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्लास में? हमेशा बोलकर पढ़ाने के साथ साथ आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो कि हमेशा बोले ना, हमेशा बताए ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर आपको शो करे कि आपका बिहेवियर क्या बोल रहा है, और बच्चा सामने वाला अपने आप समझ जाए कि मैम या सर क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए ये भी आपकी एक स्किल है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लास में यूज कर रहे हो। कब स्माइल दे रहे हो, कब गुस्से में हो, कब देख रहे हो, या कब साइलेंट हो गए हो। ठीक है, आगे आते हैं रीइंफोर्सिंग प्यूपल पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, रीइंफोर्समेंट स्किल है, ये कुछ नहीं है, इसका नाम मैंने ऐसा लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, जिसको हम पुनर्बलन का कौशल कहते हैं। एक टीचर का सबसे बड़ा कौशल होता है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है, मोटिवेट कर चुके हो, समझा चुके हो, और उसके बाद उसकी गति जो है सीखने की धीरे धीरे धीमी होती जा रही है, तो समय आने पर शिक्षक को आवश्यकता के अनुरूप बच्चे को प्रवोक करना चाहिए। प्रोवोक इट मीन्स उसको उकसाना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए, उसके अंदर जो इच्छाएं दब गई हैं। जैसे कि मीन्स एग्जाम्पल, आप लर्न कर रहे हो, मोटिवेट कर दिया, आज मैंने काफ़ी की पूजी, आप लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही चाहिए। अब नेट वालों के एग्जाम्स आने वाले हैं तो सोचेंगे कि नेट वाले हमें अच्छे से पढ़ना है, तो आप पूरी टीचिंग मैथडोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे तो नेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसी तरीके से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वाले सोचेंगे कि हम कैसे क्या करें। आप अच्छे से मोटिवेट हो, बट मोटिवेट होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लर्निंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और जब स्लो हो जाती है तो हम लोगों को कोई ना कोई एक चाहिए जो पिंच करे, कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें समझाए, या फिर कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें क्या करे, रीइंफोर्समेंट दे। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जब हम किसी बच्चे को समय आने पर, समय पर कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें। जैसे एक बच्चे को एक अच्छा 10 में से कोई 8 नंबर ले आया, जो कभी 5 नंबर ही लाता था, अचानक सडनली वो 8 ले आया, 6 ले आया, तो मैंने उसे एक्सीलेंट लिख कर दिया, गुड लिख के दिया, तो उसको मन करेगा कि मैं दोबारा भी लेकर आऊँ। उसी तरीके से जो बच्चा डेली 8 लाता था वो आज भी 8 लाया, तो उसको मैं गुड ही लिख कर दूंगी, उसे जरूरी नहीं एक्सीलेंट लिखना, क्योंकि वो इतना तो था ही काबिल। पर कोई बच्चा सडनली 2 नंबर से 4 नंबर ले आए तो उसको मुझे गुड देना पड़ेगा। बेशक वो क्लास में 4 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, बट उसके बच्चे के लिए वैल्यू है, क्योंकि वो पहले 2 नंबर लाता था। इसका मतलब आवश्यकता पड़ने पर टीचर को अपनी क्लास में बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे समय पर जहाँ तक ज़रूरत हो उसे रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो नॉन वर्बली हो। हम उसे कई बार शाबाशी दे देते हैं, कई बार गुड, एक्सीलेंट, चॉकलेट्स, स्माइल, या फिर किसी भी तरीके से हम उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा जागरूक हो जाता है। वैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। इट्स अ डिपेंड ऑन द टीचर एंड स्टूडेंट कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम बाकी ये जब थ्योरी पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब बात करते हैं हम लोग फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। एक सबसे बड़ा हथियार है टीचर का एक क्लास को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाने का। जब कहीं बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, उस इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए टीचर क्या करती है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। कई बार हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान टीचर की तरफ नहीं होता, हम अपने में मगन होते हैं, हम फ्रेंड सर्कल्स में आपस में जो भी है। पर सडनली टीचर बोलती है एक चलो खड़े हो, आंसर दो इसका, तो हम सडनली खड़े होते हैं, ओह सॉरी। पर एक से जब क्वेश्चन पूछती है तो 5-7 लोग जितने भी क्लास में वो अटेंशन हो जाते हैं, अरे मुझसे भी पूछ सकती हैं, तो उनका ध्यान पूरा कहाँ चला जाता है, बिल्कुल अटेंशन क्रिएट हो जाती है टीचर के प्रति। इसका मतलब क्वेश्चन एक मैजिक है जो क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करता है, प्लस उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग इंप्रूव करती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग तो इंप्रूव होती ही है, प्लस
इसके साथ साथ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। प्रश्नों के जरिए उन कॉन्सेप्ट को वो बहुत इजी वे में भी समझ सकता है। तो शिक्षण का एक कौशल है कि शिक्षक को पढ़ाने के दौरान बीच बीच में प्रश्न का प्रयोग करना चाहिए। जितने ज़्यादा प्रश्न पूछेगी बच्चों का उतना ही पार्टिसिपेशन होगा पढ़ने में, वो अट्रैक्टिव होंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, प्लस उत्सुकता होगी और एक एक्टिव भी रहेंगे, पैसिव नहीं होंगे, वो क्लास में उनका पूरा पार्टिसिपेशन बना रहेगा। चलो आगे देखते हैं। इसमें प्रोबिंग क्वेश्चंस भी क्या होते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब होता है प्रो करना। प्रो इसमें किसी बच्चे में जब हम प्रश्न पूछते हैं और वो आंसर नहीं दे पाता है तो कई बार अपने आप में सोचता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। उस टाइम टीचर को क्या करना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चे से छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछ रही है अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसे हेल्प करे, गाइड करे, इंस्ट्रक्शंस दे और बच्चे से उस आंसर्स को उगलवाने की कोशिश करे। मतलब बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है फिर भी टीचर उसे सपोर्ट कर रही है, गाइड कर रही है, उसे डोमिनेट नहीं कर रही है, उसे इग्नोर नहीं कर रही है, बल्कि एक फोर्स कर रही है कि बच्चा वो आंसर देने की कोशिश करे। तो हर टीचर का काम है कि क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप प्रोवोक करे। मतलब प्रोवोक इट मीन्स क्वेश्चंस पूछ कर क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए उन्हें तैयार करे, प्रिपेयर करे। यूज ऑफ हाई क्वेश्चंस, इसको हॉट क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। देखा होगा तुमने, पहले क्या होता है, पहले वन वर्ड होता है, फिर उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ये सारे होते हैं। पर एंड में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहीं पर आप उसको अब नया नाम दे देंगे हॉट क्वेश्चंस। हॉट क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो रिलेट तो करता है टॉपिक से बट ओपिनियन आपका बनता है, आप क्या सोचते हो, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। आप अपने ओपिनियन वे में आप उसको लिखकर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आजकल ये बहुत अच्छा तरीका है कि क्लास में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो तो आपका काम है, आप तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा तो रहे हो, बट आप अपने ओपिनियन और जो किताब कह रही है, जो बुक कह रही है, बट बच्चा क्या सोचता है इसके बारे में, बच्चा की थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है इसके बारे में, वो किस तरीके से अपने भाव को आपके सामने रखना चाहता है। इसका मतलब पढ़ाना हमारा उद्देश्य है, समझाना हमारा उद्देश्य है, पर बच्चे ने क्या समझा, बच्चे ने क्या सीखा, उसको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा काम है कि यूज ऑफ हाई ऑर्डर क्वेश्चंस। इसका मतलब हमें सिर्फ वन वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तक सीमित नहीं रखना है, बच्चे के थॉट्स को डाइवर्जेंट करना है, हमें अपसारी करना है, उसकी सोच को इतना विकसित करना है कि वो अपने थॉट और अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ को सबके सामने रख सके कि मैं क्या सोचता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी ये क्या है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। लाइक अभी मैंने बताया था हाई ऑर्डर क्वेश्चन का ही एक पार्ट होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है। एक्चुअली थिंकिंग है ये, थिंकिंग में दो टाइप्स होती है। अब इसमें से डाइवर्जेंट क्या होता है, देखो अपसारी बोलते हैं इसे, अपसारी प्रश्नों का कौशल या फिर उच्च अच्छा ये हाई ऑर्डर हॉट क्वेश्चन जो है इनको उच्च स्तरीय प्रश्न के नाम से जाना जाता है, उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न भी कहते हैं इनको, ठीक है। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी प्रश्न। अपसारी क्या होते हैं, देखो जब किसी सोच को सीमित कर दिया जाता है तो वो होते हैं अभिसारी, जिसको कन्वर्जन के नाम से जानते हो। बट जब बच्चे की सोच किसी सीमा को लांघ कर अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ डिफरेंट वे में देता है तो उसको हम अपसारी कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो ये एक फिक्स्ड आंसर है जो जिसमें आप क्या आप कहोगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड आंसर है, इसमें आप अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। बट अगर मैं कहूँगी कि भारत की महिलाओं को डेवलप करने के लिए आप क्या विचार प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। मतलब जब किसी की सोच एक सीमा तक सीमित ना रहकर एक सीमा से लांघ कर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट वे में अपने सोच को बहुत दूर तक फैलाता है और अलग अलग तरीके से सोचता है, तो उसको हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। और ये हमारा काम है एक टीचर होने के नाते बच्चे की चिंतन को इतना ज़्यादा विकसित कर दो कि वो अपनी सोच को फैलाकर और विकसित कर कर समझ सके। नेक्स्ट है इसमें जिसमें हम रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार को समझकर उनके व्यवहार के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास में आते पहले बच्चों को चेंज करने लग जाऊँ, नहीं,
बच्चों के अकॉर्डिंग पहले अपने बिहेवियर के चेंज करो, उनके साथ मैसअप करने के बाद उनके बिहेवियर में परिवर्तन लाओ। इसका मतलब कक्षा में पढ़ाने के दौरान बच्चों के व्यवहार में धीरे धीरे उस तरीके के परिवर्तन लाओ जो कि एक पॉजिटिव होंगे। बट फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? उदाहरण देना। यूज ऑफ एग्जाम्पल स्किल के नाम से भी जानते हैं, उदाहरणों का कौशल के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि समय पड़ने पर आवश्यकता के अनुरूप बच्चों को पढ़ाने के दौरान विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, लेवल और एबिलिटी। जैसे जैसे आप उदाहरण प्रेजेंट करते हो, एग्जाम्पल्स देते हो, तो बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसीलिए टीचर होने के नाते समय पर आवश्यकता के अनुरूप हमें उदाहरण देते रहना चाहिए जो उनके वास्तविक और रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ताकि बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को ईजी से एक्वायर कर सके, ग्रहण कर सके। लेक्चरिंग सब जानते हो, व्याख्या देना ये बहुत बड़ा कौशल है। जैसे मैं आपके सामने व्याख्या कर रही हूँ और मेरी व्याख्या आपके सामने समझ भी होनी चाहिए, आपके लिए, आपके दिमाग में उसके लिए समझ भी बनी होनी चाहिए जो टॉपिक मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाने से ज़्यादा होता है कि जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जो मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ, क्या वो आपको समझ आ रहा है? क्या उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे हो? क्या अपना ओपिनियन क्रिएट कर पा रहे हो? क्या उससे आपकी समस्याओं का निदान हो पा रहा है? क्या आप स्कोर कर पा रहे हो? नेक्स्ट है प्लान रिपीटेशन। एक टीचर का बहुत बड़ा काम है कि पढ़ाने के बाद उसका एक रिपीटेशन, एक रिकैप तैयार रखे। आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ रिकैप करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बच्चों को ज़रूरी समझना चाहिए, या बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपने रिप्लाई दे सके, या बच्चे को समझ आया या नहीं आया, जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं उनको हमें रिपीट करना चाहिए ताकि बच्चे उस पूरे पार्ट को अच्छे से ग्रहण कर सकें। एंड द लास्ट है कम्युनिकेशन स्किल। विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट एक्सप्लेन एनीथिंग। मतलब टीचर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कम्युनिकेशन। चाहे कुछ हो ना हो, रंग रूप किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं थी, इवन ज्ञान को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना कम्युनिकेशन को देते हैं। आजकल हर जॉब के आगे लिखा होता है प्लीज अ पर्सनैलिटी विद गुड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का, आपका संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो संप्रेषण कौशल एक कौशल है, स्किल है, बोलने का वे है। जितना अच्छा आप बोलोगे, जितना मीठा आप बोलोगे, जितना आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, वो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। और शिक्षक के लिए तो इससे बड़ा कौशल दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो बोलती है और सिर्फ बोलती है और सिर्फ बोलती है। बोलने के अलावा उसका और कोई काम नहीं होता। पर वो जो बोलती है वो बहुत सोच समझ कर, जो सामने वाले बच्चे के दिमाग में उसका प्रभाव पड़ सके, वैसा बोलती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये 14 स्किल जो है एलन के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 7 कोर स्किल्स के बारे में बताऊंगी जो कि NCERT के द्वारा दी गई है। नमस्कार।